नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। और जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो है केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक, वैसे अगर हम नाम से देखें तो पता चल रहा है केमिकल का मतलब जो हमारी जो केमिकल रिएक्शंस होगी, केमिकल रिएक्शन। और काइनेटिक का मतलब होगा स्पीड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जनरली हम बोलते हैं स्पीड को, जनरली हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट का मतलब किस स्पीड से होगी। अगर आप डेली लाइफ की बात करते हो तो डेली लाइफ में क्या होता है, रिएक्शंस तो होती हैं, जैसे मिल्क से कर्ड बनना, ठीक है, या फिर NaCl का वाटर में डिसॉल्व होना, NaCl प्लस AgNO3 की रिएक्शन होना, ठीक है, एस्टर की हाइड्रोलिसिस, केन शुगर, फर्मेंटेशंस, ये सब क्या है, जनरली रिएक्शंस हैं। अब कुछ रिएक्शन तो क्या होती है, इंस्टेंटली वर्क करती है। जैसे अगर आप सोडियम को वाटर के अंदर डाल दो एकदम, तो इंस्टेंटली क्या करेगी, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोड्यूस करेगी और पॉप साउंड या इस तरह से बहुत इंस्टेंटली वर्क करेगी, मतलब फास्ट रिएक्शन होगी। और जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, अब ये हम आयरन लेके आए, आयरन को आलू में मॉइस्चर के अंदर रख दिया, रात को उसमें रख दिया, तो या कुछ दिनों तक ऐसे पड़ा रहा, तो क्या उसके अंदर एक दिन में रस्ट लग जाएगा? नहीं लगता, तो उसमें टाइम लगता है। वो डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी पे। मैंने कोरोजन बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या है या केमिकल काइनेटिक क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, एंड द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म हाउ द रिएक्शन इज प्रोसीड। तो ये सब हम जो स्टडी करते हैं वो किस में करेंगे हम? केमिकल काइनेटिक में। तो केमिकल काइनेटिक क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म हाउ द रिएक्शन इज प्रोसीड। ये सब हम क्या किस में डिस्कस करेंगे? अपनी केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। तो जनरली आपने देखा होगा, अगर कोई भी रिएक्शंस अगर हो रही है तो इसका मतलब है उसका जो डेल्टा जी है, अगर हम थर्मोडायनेमिकली बात करते हैं तो डेल्टा जी क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। डेल्टा जी क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। तो अगर नेगेटिव होगा इसका मतलब स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस इसका रिएक्शन हो रही है। वो मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी बताया था, EMF वगैरह, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस तरह से हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो है केमिकल काइनेटिक तो मैंने आपको बता दिया। तो जनरली हम जो स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट करेंगे किसके बारे में कि टाइप ऑफ रिएक्शन। क्या बात करेंगे हम? टाइप ऑफ रिएक्शन। तो टाइप ऑफ रिएक्शन, कितने टाइप की रिएक्शन हम स्टडी करेंगे? हम 3 टाइप्स की है। पहले हमारी वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन मैंने जिस मैंने बताया था आपको कि उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो बड़ा फास्ट होगा, तो उसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। इस टाइप की रिएक्शन जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होती है, ठीक है, और पता ही नहीं चला आपने इंस्टेंट काम किया तो उसका रेट फाइंड आउट नहीं किया। मेनली जो हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं, जो हमारे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होते हैं। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब तो थोड़े से स्लो होते हैं, इतना भी स्लो नहीं कि भाई हम उसको कैलकुलेट करने में बड़ा टाइम लगा दे, इतना भी स्लो नहीं होना चाहिए। तो जनरली हम वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट कौन सी? जितनी भी हमारी आयनिक रिएक्शन होती है, जैसे NaCl प्लस AgNO3, तो क्या बनाएगा ये बनाएगा NaNO3 प्लस में AgCl। इस टाइप की रिएक्शन, क्योंकि इनके बीच में एक तरह से जो बॉन्डिंग होती है वो नहीं होती, आयनिक बॉन्डिंग होती है। तो जनरली क्या कहता है कि द रेट ऑफ आयनिक रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड इजिली, इट इज बिकॉज सच रिएक्शन नो केमिकल बॉन्ड आर टू बी ब्रोकन अमंग द रिएक्टेंट। ये नहीं कि एक साथ टूटता है, किसी का देर में टूटा, किसी का स्लो में टूटा, तो वो एक तरह से हम फाइंड आउट नहीं कर पाते। तो जनरली आपने ध्यान रखना है कि जो फास्ट रिएक्शन है उसका हम जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। और दूसरे एग्जांपल मैंने आपको बताया था, सोडियम को जब आप वाटर के अंदर डिप करते हैं, सोडियम को आप जब वाटर के अंदर डालते हो तो क्या बनता है? NaOH प्लस में हाइड्रोजन। तो इस टाइप की रिएक्शन में हमारी किस पे आती है? फास्ट रिएक्शन।
अगर हम बात करें किसकी, स्लो रिएक्शन की, अगर हम बात किसकी करें, स्लो रिएक्शन, तो स्लो रिएक्शन मैंने आपको बताया जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये हमारी क्या है, स्लो रिएक्शन है, जिनको क्या करेगा, मतलब कंप्लीट होने में क्या लगता है, बड़ा टाइम लगता है, ठीक है, वो 1 मंथ भी लग सकता है और 1 ईयर भी लग सकता है। तो ऐसी रिएक्शन का भी हम रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करना टू हार्डली है। ओके, तो थर्ड हम चलते हैं जो इनके बीच की रिएक्शन होती है, ना ज्यादा फास्ट ना ज्यादा स्लो, तो जिनको हम बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन, तो मॉडरेट रिएक्शन कौन सी होंगी, जिनका मतलब जिनकी जो स्पीड होगी वो मॉडरेट होगी, न ज्यादा फास्ट न ज्यादा स्लो, जिसमें हम बात करते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। केन शुगर की जब आप हाइड्रोसी है 12H22O11, ठीक है, C6H12O6, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं ना, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी यही है, C6H12O6 होता है, ठीक है। एस्टर की हाइड्रोलिसिस, एस्टेरिफिकेशन जनरली, जैसे कि CH3COOCH3 हाइड्रोलिसिस, H2O डालोगे, एस्टर के जब भी हाइड्रोलिसिस करते हो तो क्या बनता है, एसिड और अल्कोहल बनेगा, एसिड प्लस अल्कोहल, ठीक है। तो एसिड क्या बनेगा हमारा, CH3COH प्लस में अल्कोहल क्या बन जाएगा, CH3OL। तो ये जनरली हमारी ऐसी रिएक्शन होती है ना, ज्यादा फास्ट ना ज्यादा स्लो। तो इस टाइप की रिएक्शन का हम क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं, हम काफी देर से रेट ऑफ रिएक्शन करते जा रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन है क्या, हम इससे आते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, it is the change in concentration of reactant or product per unit interval of time, change in the concentration change का मतलब होता है डेल्टा, change in the concentration of reactant per unit interval of time, तो उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अब कैसे, अब आप देखो कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, अगर हम कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में ग्राफ प्लॉट करें किसका, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, तो क्या बनेगा। अगर आपने सपोज किया आपने यहाँ पे 10 ग्राम रिएक्टेंट लिया, कोई भी रिएक्शन स्टार्ट हो गई, तो जो रिएक्टेंट है उसका जो अमाउंट है वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, बताओ। जब रिएक्शन स्टार्ट होगी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो अगर सपोज करो यहाँ पे 10 है और ये टाइम इस टाइम 0 है, जैसे जैसे टाइम निकलता गया कंसंट्रेशन नीचे आती जाएगी, इस तरह से चलती रहेगी। तो टाइम के साथ साथ जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। सपोज करो इनिशियल आपके पास इतनी थी, यानी इस पॉइंट पे थी, ये C1 हो गया, और ये यहाँ पे आपका ये टाइम हो गया, T1 हो गया। कुछ देर के बाद क्या हुआ, कंसंट्रेशन और डिक्रीज हो गई, तो पर टाइम बढ़ जाएगा, T2 हो जाएगा। आया समझ में, ये पॉइंट मेरा तो हो गया इस वाले कंसंट्रेशन का, ठीक है। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन देखिए, सपोज करो यहाँ पे 10 थी और यहाँ पर टाइम हमारा था, मान के चलो यहाँ पे लगा लेना 5 मिनट्स लगा ले, सेकंड लगा ले, चलो 5 सेकंड लगा लिया, ठीक है। 5 सेकंड लगा लो, 5 मिनट्स, चलो मिनट्स लगा लो, कुछ भी लगा लो, 5 मिनट्स कर लेना, ठीक है। और थोड़ी देर के बाद, कितने टाइम के बाद, 10 मिनट्स, मतलब 10 मिनट्स हो गए। जब 10 मिनट्स हो गए, पहले देखा 0 से 5 सेकंड में जो कंसंट्रेशन थी, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन की बात करोगे तो आप जो भी है उतनी आप फाइंड आउट कर सकते हो। इनिशियल तो मतलब 0 पे तो इतनी थी, और यहाँ पे थोड़ी देर के बाद जो टाइम इतना हो गया उतना हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उनकी जो कंसंट्रेशन है चेंज, तो चेंज कैसे निकाल लेंगे हम, डेल्टा R, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या हो गई आपकी, कम हो गई ना। अगर ये 10 थी तो नीचे आगे मान के चलो 8 आ गई, तो 8 आपकी तो थी, फाइनल हो गई। इनिशियल कितनी थी आपकी 10, ऐसे ही टाइम कितना था आपका, फाइनल इनिशियल कितना था 5 था, और इधर कितना हो गया 10 हो गया। तो एक तरह से ये हमारा जो होता है इसको बोलते हैं चेंज, ठीक है। यानी चेंज निकालना कितने में, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट, पर्टिकुलर टाइम पे।
तो उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट की आप रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर इंटरवल ऑफ टाइम। तो जनरली हम रेट ऑफ रिएक्शन को जनरली हम क्या करते हैं, ऐसी प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की क्या होगी, कंसंट्रेशन क्या करेगी, डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी, तो देखते हैं। तो मैंने आपको बताया रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम, पर यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, ये R है और ये P है, तो उसका मुझे चेंज लिखना है, तो चेंज कैसे लिखूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ R पर यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, डेल्टा P अपॉन में डेल्टा T। ठीक है, अब यहाँ पे हम निशान लगाते हैं माइनस और यहाँ पे हम निशान लगाते हैं पॉजिटिव। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जो कंसंट्रेशन है वो रिएक्टेंट की जो रेट है वो नेगेटिव आएगा, नहीं, हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन तो आएगा पॉजिटिव आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा दोनों का। तो बस उसको हमने मेंशन करने के लिए साइन कन्वेंशन है, तो इसलिए हमने यहाँ लगाया। तो माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, वैसे भी भाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है, और पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अगर आप इसको सोल्व करके देखोगे ना, जैसे मैंने बताया था कि इनिशियल कंसंट्रेशन तो है, सपोज करो रिएक्टेंट की कितनी है, 0.8, ठीक है, इनिशियल, यानी एट ए टाइम t 0, एट ए टाइम t 0 पे आपकी जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट थी वो इतनी थी। आफ्टर 10 मिनट्स बाद, यानी t टाइम अब कितना हुआ, 10 मिनट्स बाद हो गया, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या कर गई, आपकी डिक्रीज कर गई। डिक्रीज कितनी चली गई, सपोज करो 0.4 हो गई। ठीक है, तो बताइए चेंज कितना आएगा, तो आप इसका क्या निकालो, डेल्टा R निकाल लोगे। डेल्टा R कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना हुआ आपका, फाइनल तो इतना हो गया 0.4 माइनस कितना हो गया 0.8, ऐसे टाइम कितना हुआ आपका, फाइनल था 0 नहीं 10 आया इधर था, यस, तो यहाँ पे 10 मिनट्स था और यहाँ पे 0 था। एक तरह से कितना आया आपका डेल्टा R कितना आया, -0.4/10 आया, इतना ही आया। तो बस इसको हमने क्या करना, पॉजिटिव लाने के लिए हमने बाहर क्या कर दिया, निशान माइनस कर दिया। क्यों, क्योंकि हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है ऑलवेज इन पॉजिटिव साइन, जस्ट एक साइन कन्वेंशन है ये। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि माइनस क्या इंडिकेट करता है, पॉजिटिव क्या इंडिकेट करता है, तो आप क्या बताओगे कि सर माइनस जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये बताता है कि वो डिक्रीज होती है एट ए पर्टिकुलर टाइम के बाद। ठीक है, पॉजिटिव क्या बताता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या करती है, इंक्रीज करती है, इस तरह से। और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या करती है, डिक्रीज करती है, इस तरह से। और जो ये पॉइंट होता है, ये तो होता है इनका इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये क्या होता है इनका इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट बिकम इक्वल टू एट दिस टाइम। इतने टाइम पर दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं, इक्वलेंट आ जाएंगे। तो ये तो इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालने का एक मेथड है। तो आपको जनरल समझ में आया। तो हम यहाँ पे जो जनरल रेट ऑफ रिएक्शन है उसको किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं वो अब मैं सिखाता हूँ आपको। पेपर में आता है कि एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन फॉलोइंग दिस। जैसे आपके पास है N2 + 3H2 गिव राइज टू 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। जब भी आपको इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेस करना आए तो आप क्या लिखोगे, इसको ऐसे कैसे लिखोगे, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइड बाय में T। ठीक है, और साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा। जो कोफिशिएंट होगा वो ऑलवेज इन डिवाइड में लिखना है आपने, -1/3 डेल्टा H2 डिवाइड बाय डेल्टा T। और यहाँ पर जो कोफिशिएंट, अब ये भी रिएक्टेंट था तो रिएक्टेंट को हमने माइनस कर दिया। अब यहाँ पे -1/2 और डेल्टा NH3 डिवाइड बाय में डेल्टा T। तो आपको अगर ये कहा जाए कि अमोनिया की जो रिएक्शन है उसको आप एक्सप्रेस करके दिखाओ इन टर्म ऑफ रेट, तो आप इस तरह से एक्सप्रेस करके दिखाओगे। कहने का मतलब है जो यहाँ पे जनरल किसी का जो कोएफिशिएंट दे रखा होगा उसको आप डिवाइड में लिखोगे। ठीक है, इसका कोई मैथमेटिकल इस तरह का कोई मैं कंसेप्ट नहीं बता रहा मैं भी। ठीक है, तो जनरल आपने ध्यान रखना है। ठीक है, कोई भी रिएक्शन हो,
तो आपने ध्यान रखना है जो ये होते हैं ये तो आपके क्या होते हैं डिसअपियरेंस, डिसअपियर हो रहा है नहीं, ये तो आपके हो रहे डिसअपियर, और ये अमोनिया क्या हो रहा है आपका अपीयरेंस। तो आपसे किसने कहा कि भाई रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन तो किसके इक्वल होगा वो, रेट ऑफ अपीयरेंस, सॉरी डिसअपियरेंस की बात कर रहे हैं हम, डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन। क्या लिखोगे आप, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन को आप जनरली क्या लिखते हैं, अगर डिसअपियर हो रही है तो ये क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज, तो आप क्या लिखोगे, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम टेकन, जो चेंज इतना आ रहा है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, आप ऐसे लिख लो, चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की, अपॉन में टाइम, जितना भी उसका चेंज इन टाइम आ रहा है 10 मिनट 20 मिनट। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन। अगर आपको हाइड्रोजन निकालना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन क्या आ जाएगा भाई, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन विद टाइम, तो ये आपका क्या आ जाएगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन। अगर ये रेट ऑफ अपीयरेंस आ जाता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया विद टाइम। ये तो समझ में आ गया। इसके बाद है रेट ऑफ रिएक्शन, मैंने आपको एक्सप्रेस करना सिखाई दिया है। तो इसमें हम 3 चीजें पढ़ते हैं, ठीक है, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो मैं पहले जो स्टडी कर रहा हूं, ये सिग्निफिकेंस मैंने आपको बता ही दिए हैं, न्यूमेरिकल भी करेंगे इसकी। तो मैंने अब तक क्या क्या बताया आपको, जनरली बस रेट ऑफ रिएक्शन ही बताया काफी देर से, और उसको रिएक्शन को एक्सप्रेस करना सिखाया, किसकी टर्म में, इन टर्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की टर्म में। फिर मैंने आपको बताया कि भाई रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया रेट ऑफ अपीयरेंस किसके इक्विवेलेंट होता है। डिसअपियर का मतलब है आपका रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा है तो उसकी आपने रेट लिखनी है, ठीक है। दो रेट ऑफ अपीयरेंस की बात करें प्रोडक्ट की, तो आपने प्रोडक्ट की रेट लिखनी है, ये बात समझ में आ गई। तो हमने यहां पे 2 चीज स्टडी कर रहे हैं, एक तो होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एक होती है हमारी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज के लिए जो हम साइन यूज करते हैं डेल्टा, और इंस्टेंटेनियस के लिए वेरी स्मॉल डी, दोनों का मतलब ही हमारा यहाँ पे क्या है, चेंज है। इतनी बात समझ में आ गई। तो जो एवरेज है वो ये नहीं कि कोई भी रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक एवरेज ही चलती रहेगी, वो ऐसा ट्रू नहीं है। जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है वो चेंज होती रहती है। तो इसलिए हमने क्या किया, उसका इंस्टेंटेनियस रेट निकालना। इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब क्या है कि एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे भी आप क्या कर सकते हो, उसका रेट फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैं आपको एवरेज रेट बताता हूं क्या है तो वही है, जनरली डेफिनेशन भी वही है, बट उसमें हम डेल्टा साइन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, डेल्टा साइन यूज करते हैं इस तरह से। ये है आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, किसका, डिसअपियरेंस का, ठीक है। जैसे मैं अगर आप ग्राफ से इस तरह से बताऊं, अगर आप रिएक्टेंट का बनाते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, यहां पे तो हमारी कंसंट्रेशन है, और यहां पे क्या है हमारा टाइम है। अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपकी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है इस तरह से, क्लियर। तो अगर आपको एवरेज, ये तो क्या होगा, 0 टाइम पे है ना जो कंसंट्रेशन, ये 0 टाइम पे कंसंट्रेशन इतनी है। अब कुछ टाइम के बाद तो यहाँ पे कंसंट्रेशन आपकी क्या जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। सपोज करो मैंने क्या किया, इतने टाइम पे और इस टाइम पे, इस टाइम पे, ठीक है। अगर ये आपका 0 है
ये आपका 5 मिनट्स है और ये आपका 15 मिनट्स लगा लो, या 10 लगा लें। यहाँ पे कंसंट्रेशन यहाँ पे थी आपकी 0.5 थी। कंसंट्रेशन किस में होगी? 0 मोल्स पर लीटर में, अभी करेंगे, बताएंगे, यूनिट्स बताएंगे। 0.5 और यहाँ पे आ गई वो 0.2 आ गई, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, क्लियर है। तो इस टाइम पर तो मैंने क्या निकाल रहा हूं, ये तो है मेरी एवरेज। एवरेज कैसे आएगा? ये आपकी C1 थी और ये आपकी C2 है, ठीक है। और ये आपका टाइम T1 है और ये आपका टाइम T2 है। तो आप इसकी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाल लोगे? डेल्टा R बाय डेल्टा T माइनस है, तो क्या करोगे? चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना हुआ है? C2 माइनस C1 अपॉन में T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो आपकी क्या आएगी? ये इसकी आएगी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आएगी। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अगर आपको कहा गया भाई इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पर मुझे बताइए रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो यानी इस पॉइंट को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। ये हमारा होता है इंस्टेंटेनियस। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एक स्लोप ऐसे ड्रॉ करते हैं, स्लोप इस तरह से। तो उसके लिए हम बनाते हैं इस तरह से स्लोप, और जो भी है जैसे बता देता हूं, तो हमने स्लोप बनाया इस तरह से, ये इस तरह से। और यहाँ पे जो स्लोप है वो होता है नेगेटिव, ऊपर से जो आएगा। अगर स्लोप ऐसे नीचे से जाएगा तो ये होगा स्लोप आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और जो स्लोप है ये वाला आपका यहाँ पे इस तरह से कोई भी नीचे जाएगा तो क्या बनाएगा? एक एंगल बनाएगा, ठीक है। तो जिसको हमने tan थीटा, और तो tan थीटा है आपका कंसंट्रेशन, ये आपका क्या है? dr बाय dt माइनस, और ये किसके इक्वल होता है? आपका tan थीटा के। किसके इक्वल होता है? आपका tan थीटा का। तो यानी आप यहां से एक स्लोप बनाओगे, पेपर में नहीं आएगा इतना, वैसे थोड़ा सा उसे समझा रहा हूं कि भाई इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालेंगे ऐसे पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। यहां से आप एक स्लोप ड्रॉ करोगे, स्लोप ड्रॉ करने पर आपको ये क्या मिल जाएगा? ये तो हमारी इसकी जैसे ये dr और ये आपका क्या हो जाएगा? dt इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स हो जाएंगे यहाँ पे। तो इस तरह से आप क्या करोगे? एक स्लोप ड्रॉ कर लोगे। तो स्लोप ड्रॉ करने पर आपको पता चल जाता है कि भाई ये जो ये परपेंडिकुलर है और ये आपका क्या है? बेस है, वो किसके इक्वल होता है? tan थीटा के, dr बाय dt tan थीटा के। जितना भी यहाँ पे एंगल बनेगा, सपोज करो 30 बनेगा, 45 बनेगा, या जितना भी बनेगा, तो वो आप वैल्यू का वो वैल्यू tan थीटा मान सपोज करो tan थीटा किसी का आ गया, वाले यहाँ पे 135 एंगल बन रहा है। जितनी भी वैल्यू आएगी tan 135 की, वो वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे तो हमारी वो क्या आ जाएगी? उसकी इंस्टेंटेनियस रेट आ जाएगा। मैं सपोज करो 1/√3 आ गया, या 1 आ गया, या 2 आ गया, वो tan थीटा की वैल्यू आपको यहाँ से पता चल जाएगी जब आप ऐसे खींचते हुए लेके आओगे बेस से। क्लियर है? तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं? प्रोडक्ट का एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रोडक्ट में क्या होगा? कंसंट्रेशन क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। प्रोडक्ट करे में क्या करेगी? कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी, ठीक है। ये मान के चलो ये 2 पॉइंट, एक ये है, ठीक है, और एक हमने ये पॉइंट ये ले लिया, तो ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ये C1 है आपका, और ये आपका C2 है, ये आपका टाइम T1 है, ये आपका टाइम T2 है। तो जब आप ये आपकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है और यहाँ पे आपका टाइम है, ठीक है। तो इस हिसाब से जब आप उसका वो निकाल लोगे डेल्टा P अपॉन में डेल्टा T
जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू पुट कर लेंगे, वही C2 माइनस C1 अपॉन में T2 माइनस T1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, किसकी, प्रोडक्ट की। ये हमारी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी, किसकी, प्रोडक्ट की। अगर आपको वही निकालना है, इसका इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है, तो इस तरह से आप क्या करोगे, एक स्लोप ड्रॉ करोगे, इस तरह से जाएगा जो भी स्लोप, ठीक है। जो स्लोप होगा जहां पे भी जिस जैसे भी पॉइंट बनेंगे, ठीक है, आप इस तरह से एक ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। और इस ट्रायंगल में फिर आप क्या निकालोगे, वही dp बाय में dt, और यहाँ पे आप उसका जो एंगल है वो देख लोगे कि एंगल कितना, वो दे देगा आपको क्वेश्चंस के अंदर कि भाई थीटा इतना बना रहा है, 35 बना रहा है, 45 बना रहा है, इतना वो आपको क्वेश्चन के अंदर देगा। तो dp बाय dt आप जो भी tan थीटा की वैल्यू आएगी वो आप पुट कर लेना, तो यहाँ पे आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, स्लोप पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा, वहां पे स्लोप नेगेटिव आ रहा था तो इसलिए हमने वहां पे नेगेटिव लिखा था, ठीक है। तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस रेट है। तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है कि चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। जैसे अभी रिएक्शन सपोज करो मैंने अभी लगाई, तो मैंने देखा कि 5 सेकंड के बाद मैंने रिएक्शन को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। मैंने फिर उसके बाद 15 हुआ, अभी मैंने स्टार्ट की थी रिएक्शन, उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैंने फिर फाइंड आउट कर लिया। ये नहीं कि भाई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आप उसकी एवरेज फाइंड आउट करोगे, वो तो हो जाएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आप एक इंस्टेंट जो टाइम है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम है, किसी भी टाइम पे आप वो फाइंड आउट कर सकते हो, उसका रेट फाइंड आउट, तो उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट। क्लियर हुआ? सिंपल सी बात क्या है, कोई आपसे पूछेगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो आप बताओगे चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम, ये से बताओगे। फिर आप बताओगे कि दो टाइप की रेट ऑफ रिएक्शन होती है, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट। तो आप बताओगे कि एवरेज रेट का मतलब क्या होता है कि एक जो डिफरेंट इंटरवल दे रखे होते हैं, ठीक है, उसमें आप उसकी रेट फाइंड आउट करना, वो क्या है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। डेफिनेशन वही है पर समझाने का तरीका है। और पर्टिकुलर इंस्टेंट, और अगर आप इंस्टेंटेनियस रिएक्शन की बात करते हो कि उसमें आप बताओगे कि सर आप किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फाइंड आउट कर सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट। क्लियर हो गया? इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद जो है हम करते हैं कि जो यूनिट होती है वो क्या होती है इसकी, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो यूनिट क्या होगी इसकी, देखो जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हो, ऐसे निकालते हो ना, d/r/dt। जो कंसंट्रेशन किसमें होती है, ये कंसंट्रेशन ही तो है आपकी, कंसंट्रेट अपॉन में क्या होगा आपका टाइम हो गया। तो कंसंट्रेशन किसमें हो गया आपकी, मोल पर लीटर में, और टाइम किसमें हो गया आपका, वो मिनट में भी हो सकता है, वो आपका सेकंड में भी हो सकता है, और वो आपका हावर में भी हो सकता है, ठीक है। तो कैसी क्या यूनिट बन गई इसकी, मोल पर लीटर पर सेकंड। ये हमारी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड या पर मिनट या पर आवर, ठीक है। ये हमारी रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब इसके बेस पे हम क्या करते हैं, अब कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या क्या न्यूमेरिकल है वो देख लेते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन दे रखा है क्या कि 2A4B + C, ये आपकी एक रिएक्शन है जो इसके अंदर हो रही है क्लोज वेसल के अंदर। हाँ, एक चीज और बताना भूल गया, अगर आपकी जो कंसंट्रेशन है अगर वो गैसेस में है तो यूनिट क्या बन जाएगी, एटमॉस्फेयर, क्योंकि कंसंट्रेशन अगर गैसेस टर्म में तो हम एटमॉस्फेयर में लेके चलते हैं ना, प्रेशर जो होता है एटमॉस्फेयर में आता है, ठीक है। और जो कंसंट्रेशन आती है मोल पर लीटर में आती है, तो एटमॉस्फेयर पर सेकंड बन जाएगी, एटमॉस्फेयर पर मिनट बन जाएगी, एटमॉस्फेयर पर आवर्स बन जाएगी, बस एटमॉस्फेयर आ जाएगा या बार आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या रिएक्शन है, 2A + 4B + C, कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ B जो है इज फाउंड टू इंक्रीज बाय 5 × 10⁻³ मोल पर लीटर इन 10 सेकंड। यानी 10 सेकंड में उन्होंने जो कंसंट्रेशन देखी गई है कितनी इंक्रीज कर गई, इतनी इंक्रीज कर गई, ठीक है।
तो कहता है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकालना है। तो सबसे पहले आपको कोई भी रिएक्शन दे रखे तो आपको उसका रेट बनाना आना चाहिए। तो अगर मुझे रेट लिखना आना चाहिए तो रेट कैसे लिखूंगा इसका बताओगे? तो रेट हम लिखेंगे इसका 1 dA/dt और कितना है 2 कोएफिशिएंट है तो 1/2 इक्वल ये प्रोडक्ट में आ गया तो 1/4 ये क्या लिखेंगे हम dB/dt और ये मेरा क्या है C है। C को आप कैसे लिखोगे? वही 1/1 तो है नहीं, कुछ भी नहीं है तो dC/dt ये तो है इसको रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करने का तरीका। ठीक है, अब आपको जो क्या पूछा हुआ है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी यानी बी का रेट ऑफ अपीयरेंस बताना है। अब आपको पता है ये रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी कैसे निकालते हैं, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था कि इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, जितनी भी कंसंट्रेशन क्या हो रही है इसकी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, पर यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम, जितना भी टाइम लगेगा। अब कंसंट्रेशन कितनी इंक्रीज कर रही है इसकी 5 तो इंटू 10⁻³ इतनी इंक्रीज कर रही है कितने टाइम में 10 सेकंड में, तो कितना आ जाएगा 5 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड। अब ये हमारी इसकी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी बन गया है। क्लियर हो गया रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। तो दूसरा हमने क्या निकालना था, रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी थी। तो रेट ऑफ रिएक्शन यदि हमारे पास बी है तो ये भी तो ये सारा क्या है रेट ऑफ रिएक्शन तो है, ये सारे क्या है रेट ऑफ रिएक्शन है, ये सारे रेट ऑफ रिएक्शन है। क्लियर है, तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालना ना हमने। अब रेट ऑफ रिएक्शन में अगर हमें ये पता है तो 1/4 आप dB/dt की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, इसकी पूरी की पूरी वैल्यू पता है ना आपको। पहला था मेरा, देखो मैं दोबारा बताता हूं क्वेश्चन। आपको रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी निकालनी थी, वो हमने निकाल दी, वो कितनी आई है इतनी आई है। अब हमने निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, किसी अब वैल्यू इसकी तो दे रखी हमें, ना इसकी दे रखी है हमें, किसकी दे रखी है सिर्फ इसकी दे रखी है। तो 1/4 इंटू में कितना है आपका 5 × 10⁻⁴। जब आप इसको सोल्व करोगे ठीक है तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 1.25 × 10⁻⁴ 1.25 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड। थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन क्या था आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो ये आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकालना है हमें, ठीक है, और ये सारा का सारा किसके इक्विवेलेंट है, इसके इक्विवेलेंट है। जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए है वो आपका किसके इक्विवेलेंट है, इसके इक्विवेलेंट है। तो वैल्यू पुट कर दो। हमने क्या निकालना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है dA/dt, ठीक है, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे जो 1/2 ठीक है, अब मुझे dB पता है ना ये, तो 2/4 इसकी जो रेट थी वो कितनी आई थी आपको पता है 5 × 10⁻⁴ थी। तो आप क्या करोगे 1/2 तो 5/2 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका 5 आएगा आपका 2.5 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। 3 चीजें पूछी हुई थी रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन तो ये सारे रेट ऑफ रिएक्शन के ही इक्विवेलेंट है। अगर आपको एक ही दे रखी थी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए दे रखा था, ये सारा ये जो ये है ना ये वाला ये dA/dt ये तो होता है रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस, और ये जो 1/2 ये 1/2 ये 1/4 ये पूरा का पूरा बन जाता है रेट ऑफ रिएक्शन की टर्म में आ जाता है। ये बात ध्यान रखना। अब आपको क्या कहा था उसने पहले रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछा था बी, तो मैंने फिर सिंपल इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पुट कर दी थी और मेरे पास क्या dB/dt आ गया। और फिर उसने पूछा मैंने रेट ऑफ रिएक्शन, तो मैंने इसकी पूरे की वैल्यू पुट कर दी तो मेरे पास क्या आ गया रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। फिर उसने मुझसे मेरे से पूछा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, तो रेट ऑफ अपीयरेंस तो क्या होता है dA/dt होता है, तो 1/2 कहां जाएगा, तो 1/2 इसके इधर चला जाएगा, तो ये 2/4 क्या है 1/2 वैल्यू पुट करके हमारा आंसर आ गया। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन है ये वाला, क्या दे रखा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड NO, आपको इतना दे रखा है। रिएक्शन ये दे रखी है, आपको क्या पूछा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन ये पूछ रखा है। सबसे पहले अगर आपको रेट बनाना आना चाहिए, तो रेट कैसे बनाएंगे इसका 1/4 -1/4 d NH3/dt
इक्वल -1/5 dO2/dt इक्वल +1/4 dNO/dt और 1/6 प्लस dH2O/dt। अब देखो आपको क्या दे रखा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, यानी आपको ये चीज दे रखी है, ठीक है, कितना 3.6 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकंड, पूरा यूनिट दे रखी है ना। आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन, आपको ये चीज दे रखा था, ये चीज दे रखा था, नाइट्रिक ऑक्साइड है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड दे रखा था, और अब क्या निकालना आपको, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन, आपको सिर्फ ये चीज निकालना है। तो आप इन दोनों को इक्वल रखो, तो -1/5 है, हमें तो सिर्फ क्या चाहिए, dO2/dt चाहिए, ये तो चाहिए हमें। तो जो 5 है कहां चला जाएगा, उधर चला जाएगा, ये 5/4 बन जाएगा, और ये dNO/dt, और इसकी जो वैल्यू है आपको रेट पूरा दे रखा है, कितना दे रखा है 3.6, तो 5/4 मल्टीप्लाई में 3.6 × 10⁻³ इसको सोल्व करोगे आप, तो आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। क्लियर है। अब आपको क्वेश्चन दे रखा है क्या, कि N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और O2 गैस बन रही है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इज इंक्रीज बाय 3 × 10⁻³ मोल पर लीटर इन 6 सेकंड, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, कुछ भी नहीं है। यानी तो इसका अगर आप वेट बनाओगे 1/2 dN2O5/dt माइनस इक्वल 1/2 dNO2/dt इक्वल +1 कुछ है ही नहीं dO2/dt। ये है क्या दे रखा है, कंसंट्रेशन ऑफ NO2 दे रखी है, यानी ये चीज इतनी दे रखी है 1/2 3 × 10⁻³ इन 6 सेकंड। ये जब आप इसको पूरे को सॉल्व कर लोगे तो ये क्या आ जाएगा, उसका रेट आ जाएगा। समझ में आया। अगर वो ये तो था रेट ऑफ रिएक्शन, अगर वो ये पूछता ना आपसे भाई रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बताओ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में सिर्फ आपको क्या बताना पड़ता है, dNO2/dt बताना पड़ता, यानी सिर्फ आपको इसकी वैल्यू पुट करनी थी, इसकी वैल्यू पुट करनी थी, तो क्या आता, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ये आ जाता। अगर आपसे कहता कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ N2O5 बताओ, तो N2O5 का जब इसके इक्वल रखोगे तो ये 1/2 तो इधर चला जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू जो है वो N2O5 भी आ जाएगी। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है ये देखते हैं, अब आपके लिए है, अब ये क्वेश्चन है ये वाला, 2I नेगेटिव प्लस क्लोरीन I2 प्लस 2Cl नेगेटिव। आपको इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है कितनी, 0.80 पर मोल पर लीटर, ठीक है, इनिशियल थी है, पर आफ्टर 20 मिनट्स बाद फाइनल कंसंट्रेशन होगी उसकी इतनी। तो कहता है कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस, दोनों आपने उसके रेट फाइंड आउट करने हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, बाकी का जो है हम जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कल करेंगे। और बाकी के लिए थैंक यू, वेलकम। और वीडियो को अगर आप समझ में आई है तो लाइक जरूर करें।